अभी तक हमने पढ़ा है कि मास स्पेक्ट्रम हमें कैसे मिलता है, कैसे हम m/e वर्सेस जो रिलेटिव इंटेंसिटी का ग्राफ है उससे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करते हैं। तो अभी थोड़ा सा मैं समराइज कर देती हूँ किस तरह से हमें मास स्पेक्ट्रम मिला था। जो पेरेंट आयन या जो सैंपल जिसके अंदर जो हमारा कंपाउंड है जिसका हमें मास स्पेक्ट्रम लेना है उसको वेपोराइज करते हैं। वेपोराइज करने के बाद उस पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट से क्या होता है कि जो हमारा पेरेंट कंपाउंड होता है, पेरेंट मॉलिक्यूल होता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो आयन बनता है उसको हम बोलते हैं पेरेंट आयन। पेरेंट आयन का फर्दर फ्रेगमेंटेशन होता है और हमें मिलते हैं डॉटर आयन। तो जिस तरह से जो आयन्स मिल रहे हैं, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, वो क्या करते हैं, डिटेक्टर में एक पर्टिकुलर सिग्नल देते हैं और उस सिग्नल के बेसिस पर हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, जिसको हम बोलते हैं मास स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रम क्या है? इट इज़ अ सिंपल प्लॉट representing the m/e values of the various ion पेरेंट एज वेल एज फ्रेगमेंट आयन। कई बार जैसा कि पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, कई बार पेरेंट आयन मिलता है और कई बार पेरेंट आयन न मिलकर डायरेक्ट हमें फ्रेगमेंट या हम कहते हैं डॉटर आयन्स मिलते हैं, क्योंकि जो पेरेंट आयन होता है उसका स्टेबिलिटी टाइम बहुत कम होता है। तो बनता तो है पेरेंट आयन लेकिन डिटेक्टर में डिटेक्ट नहीं हो पाता। तो कुछ केसेस के अंदर पेरेंट आयन हमें मिल जाता है, कुछ केसेस के अंदर हमें पेरेंट आयन मिलकर डायरेक्ट डॉटर आयन मिलते हैं, डॉटर आयन जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट आयन। तो हमारा मास स्पेक्ट्रम हमें मिल गया रिकॉर्डर पर, जिसमें m/e वर्सेस रिलेटिव इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग हमें पीक मिल रही है। कोई पीक बड़ी है, कोई पीक छोटी है। अब हम उन पीक के बेसिस पर कैसे अंदाज़ा लगाएं, कैसे हम अनुमान लगाएं, या कैसे हम इमेजिन करें कि हमारा जो पेरेंट है या हम कह सकते हैं हमारा जो कंपाउंड है उसका मास क्या होगा। तो इस लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जस्ट बाई लुकिंग मास स्पेक्ट्रम, जो कि m/e वैल्यू ऑफ वेरियस फ्रेगमेंट वर्सेस रिलेटिव इंटेंसिटी के बीच में। तो आप देखेंगे जब मास स्पेक्ट्रम आप देखते हैं तो द पीक ऑन द एक्सट्रीम राइट, जो एक्सट्रीम राइट की तरफ जो पीक है, जो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, हाईएस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। सो द पीक ऑन द एक्सट्रीम राइट करस्पॉन्ड टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। आप देखेंगे पीक छोटी सी है राइट हैंड साइड पे की तरफ ग्राफ में, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ओरिजिनल मॉलिक्यूल। तो हम उस छोटी पीक को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि उसका m/e की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और वही जो है बिल्कुल उसके करीब होती है, पेरेंट आयन के मास के करीब होती है। सो इन केस ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन द अबंडेंस ऑफ द पेरेंट आयन पीक इज फेयर एंड इट ऑल्सो गिव्स m+1 peak which is 9.9% abundance compared to the parent peak। जब हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पेरेंट आयन पीक मिलती है जो जिसका जो मास कितना होता है, m+1, यानी जो आपको पेरेंट आयन है उससे एक एटॉमिक मास AME यूनिट ज़्यादा होता है और उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस होती है इट इज़ 9.9% कंपेयर टू द पेरेंट पीक। ठीक है, सो ये जो कंपाउंड होते हैं m/e वैल्यू ऑफ 100, 85, 71, 57, 43 जो 100% अबंडेंस बता रहे हैं, क्लियरली इट इज अ स्ट्रेट चेन एल्केन बिकॉज फ्रेगमेंट आयन आर फॉर्म 14 यूनिट अपार्ट। ये क्या कह रहा है कि अगर आपको m/e वाला स्पेक्ट्रम मिल रहा है, हाँ, और उसमें आप देख सकते हैं जो पीक है वो किस उस पर 100, 85, 71, 57, 43। अब आप दोनों में डिफरेंस देखिए, 100 और 85 में कितना डिफरेंस है, 85 और 71 में कितना डिफरेंस है, क्योंकि ये जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, CH2। क्लियर। सपोज हमारा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, जैसे मैं ब्यूटेन का एग्जांपल ले रही हूँ, तो ब्यूटेन में क्या CH3, CH2, CH2, CH3। तो जितने भी आप जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, CH2 का डिफरेंस होता जाता है। CH2 का मतलब कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 और हाइड्रोजन +2 का लीजिए तो 12 + 2 14। तो जैसे ही आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रम के अंदर जो पीक आ रही है उनके मासेस का डिफरेंट 14 यूनिट है, तो हम क्या मान सकते हैं कि यह कंपाउंड हमारा कौन सा है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। क्लियर। तो इन केस ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन अ पीक ड्यू टू C3H7+ इज मोस्ट अबंडेंट, दैट इज अ बेस पीक। जनरली यह भी देखा गया है कि जो पेरेंट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके अंदर जो बेस पीक होती है, बेस पीक कौन सी होती है, हाईली अबंडेंस वाली पीक जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, जिसको हम 100% मानते हैं, उसको हम बोलते हैं बेस पीक। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर जो पीक है वो C3H7+ आयन की वजह से जो पीक है वो बेस पीक होती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड
in case of an organic compound gives fragment as well as parent peak in pair which are 2 units apart। तो आप देख सकते हैं कि हम काफ़ी चीज़ों से अगर आपका स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है तो उस केस में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि CH2 का डिफरेंस है, 14 यूनिट का डिफरेंस है, और बेस बी क्या है वो C3H प्लस H7 प्लस आयन की आ रही है, तो इस केस में हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर हमारा क्लोरो और ब्रोमो कंपाउंड है तो उस केस में भी पीक इंटेंसिटी रेशो आप देखेंगे, हमने जस्ट इससे पहले डिस्कस किया था कि अगर हमारा इंटेंसिटी रेशो 1:3 है तो ये हम क्या मानते हैं, इट मस्ट बी ए क्लोरो कंपाउंड। सो इफ द पेयर ऑफ पीक आर इन द इंटेंसिटी रेशो ऑफ 1:3 देन इट मस्ट बी क्लोरो कंपाउंड। इसी तरह से अगर इंटेंसिटी रेशो हमारा 1:1 है तो ये कंपाउंड कौन सा होगा, ब्रोमो कंपाउंड। तो आप देखेंगे 3 तरह के कंपाउंड हमने यहाँ भी डिस्कस किए हैं। एक तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है ना, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जिसमें CH2 का डिफरेंस है और जिसमें 14 यूनिट, जो जितनी भी पीक आ रही है उसमें 14 यूनिट का डिफरेंस है। दूसरा क्या है, बेस पीक है वो किस पर आ रही है, C3H7 प्लस की आ रही है जो कि मोस्ट अबंडेंट है। तीसरा यह है कि अगर हमारा जो पीक इंटेंसिटी रेशियो है वो 1:3 है तो ये कंपाउंड क्लोरो कंपाउंड होगा। इसी तरह से हमारा इंटेंसिटी रेशियो 1:1 है तो ये कंपाउंड हमारा ब्रोमो कंपाउंड होगा। सो लेट अस डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग मास स्पेक्ट्रम। अभी जो एग्जांपल है आप देख सकते हैं किसका, ये जो मास स्पेक्ट्रम इट इज ऑफ इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br। अब ये जो मास स्पेक्ट्रम है इसके अंदर कितनी पीक है आप देखो, ये जो एक्सट्रीम जो छोटी पीक है ये 110 और 108 पर है। उसके बाद जो पीक है 81 और 79 पर है। ठीक है, अब ये है जो बेस पीक है 100% अबंडेंस वाली, आप ये देखेंगे 29 मास पर है। तो सिंपल चार्ट है M/E वैल्यू वर्सेस रिलेटिव इंडेंस। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, जो एक्सट्रीम राइट मतलब ये वाली पीक 108 110 वाली, ये लगभग किसके बराबर होती है, पेरेंटाइन पीक के बराबर होती है, ये आप देख सकते हैं। सो एज द पेयर ऑफ पीक आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी इट इज अ ब्रोमो कंपाउंड। इंटेंसिटी आप देखो लगभग बराबर है, 1:1 इंटेंसिटी। ठीक है, द आइसोटोप ऑफ ब्रोमीन आर 79 Br एंड 81 Br, इसलिए जो मास डिफरेंस है ये M+108 है और इसका कितना है M++2 है, क्योंकि ब्रोमीन के दो जो आइसोटोप हैं 79 Br और 81 Br दोनों इसके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए जो पीक है उसका डिफरेंस कितना है 2 AMU एटॉमिक मास यूनिट है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, द पेयर ऑन द एक्सट्रीम राइट करस्पॉन्ड टू M+ and M+2 peaks, the spectrum correspond to the molecular formula C2H5Br। तो जस्ट हम सिर्फ इसी को देखकर ये भी बता रहे हैं क्योंकि 1:1 रेशो है और जो मास इंटेंसिटी है कितनी है अपनी M+ और M+2। अब C2H5Br में आप देखोगे कि एक में ब्रोमीन आपका 79, C2 का मतलब कार्बन, एक कार्बन का होता है 12, 2 कार्बन 24 हो गया, C2H5 24 में आप +5 हाइड्रोजन का मास ऐड करिए प्लस Br। तो ये जो 108 और 110 जो एटॉमिक मास है इट इज जस्ट एटॉमिक मास ऑफ C2H5Br। तो हम काफ़ी कुछ एक्सट्रीम राइट के में जो पीक है उसको देखकर बता सकते हैं कि हमारा कंपाउंड क्या होगा। कई बार क्या होता है कि हम जैसा जैसा देख रहे हैं कि हमारा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है 14 यूनिट होनी चाहिए, बेस भी कितने पे होनी चाहिए, और एक्सट्रीम राइट में जो पीक है उसको देखकर हमने मॉलिक्यूलर मास का अंदाजा लगा लिया, ऐसा नहीं होता है। अब एक सेकेंड आप इसमें यहाँ देखिए, पहले ये जो 79 81 ये सिर्फ Br का बता रही हैं। जब C2H5Br का फ्रेगमेंटेशन हुआ तो C2H5 बना, C2H5 प्लस, और ये Br बना। तो 79 81 क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि हम दो तरह के आइसोटोप हैं, ये 79 Br है, 81 दूसरा 81 Br है। ठीक है, इस तरह से आप देखो 29 C2H5 24 है ना, 24 और 5 प्लस और ऐड कर दिया हाइड्रोजन का, तो कितना हुआ C2H5 प्लस की वजह से जो पीक है इट इज, ये जो बेस पीक है ये किसकी वजह से C2H5 प्लस। तो आप इजीली आप देख सकते हैं कार्बन कितने हैं यहाँ पर 24, सी एक कार्बन मीन्स 12, 2 कार्बन मीन्स 24 के अंदर +5 हाइड्रोजन आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा C2H5Br। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें जैसा दिखाई दे रहा है, हमें क्या लग रहा है कि ये जो कंपाउंड है स्ट्रेट चेन है तो हमें ये पीक आ जाएंगी, एंड हमारा क्लोरो कंपाउंड है तो 1:3 पीक होगी, ब्रोमो कंपाउंड है तो हमारी पीक कितने पर होगी 1:3। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में रीअरेंजमेंट भी हो जाता है।
अब रीअरेंजमेंट कैसे हो सकता है हम इसको समझते हैं एमसी लेफर्टी रीअरेंजमेंट के एग्जाम्पल से। सो इन सम केसेस एमसी या मैक लेफर्टी रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं इसको। इन सम केसेस मैक लेफर्टी रीअरेंजमेंट INP gives an important clue in the determination of molecular formula of the compound. For example, all straight chain aldehyde containing a gamma hydrogen atom form a base peak at M/E44। अभी हमने सिर्फ स्ट्रेट चेन कंपाउंड सिंपल एल्केन के बारे में बात की थी और क्लोरो और ब्रोमो कंपाउंड के बारे में बात की थी। अगर सपोज हमारा कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड के अंदर स्ट्रेट चेन कंपाउंड है लेकिन उसमें एल्डिहाइड है, और उस केस में जो गामा हाइड्रोजन एटम है, अल्फा बीटा गामा, आप देख सकते हैं, अभी बताऊंगी मैं अल्फा बीटा गामा क्या है। तो ऑल स्ट्रेट एंड एल्डिहाइड कंटेनिंग अ गामा हाइड्रोजन एटम फॉर्म अ बेस पीक एट M/E44। M/E44 पर अगर एल्डिहाइड के अंदर गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो M/E44 पर बेस पीक बनाती है। इस जो बेस पीक है इसको क्या बोलते हैं अपन, मैक लेफर्टी रीअरेंजमेंट आयन पीक, MC लेफर्टी रीअरेंजमेंट आयन पीक। Clear? So also in aldehyde, a fairly abundant M plus peak, parent peak follow a less abundant M plus minus 1 peak। कई बार क्या होता है कि जो एल्डिहाइड के अंदर जो बहुत मोस्ट अबंडेंट जिसको कहते हैं, जो ज़्यादा जिसकी इंटेंसिटी दिखाई दे रही है, वो जो पीक है पेरेंट पीक जिसको हम बोल रहे हैं, उसके साथ साथ जो लेस अबंडेंट पीक M+-1 पीक भी होती है। तो लेट अस कंसीडर अ सिंपल मास स्पेक्ट्रम हैविंग M/E वैल्यू एट 72, 71, 44। 44 आप देखिए इसका 100% अबंडेंस है, एंड दिस 44 100% अबंडेंस वाला ये कौन सा है, MC लेफर्टी रीअरेंजमेंट आयन पीक। ठीक है, तो अभी इसको एक पर्टिकुलर एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। अब आप देखो, हियर अ सिग्नल एट M/E44 100% is due to MC Lafferty rearrangement ion peak. This shows that it is a straight chain aldehyde as M plus peak at 72 also accompanies M plus minus peak at 71, and hence the formula of the compound will be CH3 CH2 CH2 CHO। तो यहाँ पर हमने जितने फ्रेगमेंट अभी डिस्कस किए हैं, देखो आप 72, 71, 44, 43, 29 एटसेट्रा, ये फ्रेगमेंट कौन से कंपाउंड के, ब्यूटेनल। 1 2 3 4 कार्बन है इसके अंदर, और एल्डिहाइड है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेनल। तो यहाँ पर 72 जो है फ्रेगमेंट ऑलमोस्ट इसके बराबर ब्यूटेनल। 44 पर क्या है, जो रीअरेंज्ड आयन है जिसको हम MC लेफर्टी रीअरेंज्ड आयन बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसका देखेंगे आगे स्पेक्ट्रम कैसे होगा, किस तरह से अरेंज आयन आपको मिलेगा। इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि MC लेफर्टी रीअरेंजमेंट क्या होता है। MC लेफर्टी रीअरेंजमेंट या मैक लेफर्टी रीअरेंजमेंट, इसको समझने के लिए हमने एग्जांपल लिया। आप देखिए कंपाउंड 1 2 3 4 और इसके अंदर R1 और R2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। कुल मिला के हमें क्या चाहिए, हमें गामा हाइड्रोजन एटम चाहिए, और हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा होना चाहिए, एल्डिहाइड होना चाहिए। अब आप देखो, दिस इज द C डबल बॉन्ड O, दिख रहा है, CH2 CH2 CH। ये जो हाइड्रोजन है अल्फा, ये हाइड्रोजन अल्फा, सेकेंड हाइड्रोजन बीटा, ये हाइड्रोजन होगी गामा। तो गामा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है हम उसको बोलेंगे गामा हाइड्रोजन एटम। अब जैसे ही हम इसको मास स्पेक्ट्रम या मास इंस्ट्रूमेंट के अंदर एनालाइज करते हैं, तो इस कंपाउंड है तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड, किस तरह से इसका रीअरेंजमेंट हो रहा है, C डबल बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड है जो ब्रेक हो रहा है, आप देख सकते हैं, और हाइड्रोजन जो है कहाँ अटैच हो रही है, ऑक्सीजन पर अटैच हो रही है। तो इट इज द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या बता रही है कि बॉन्ड कंप्लीटली ना तो ये ब्रेक हुआ है ना ही ये कंप्लीटली फॉर्म हुआ है। सो दिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन स्टेट CH2COCH। लास्ट में जो हमारा रीअरेंज्ड आयन है वो कैसा होगा, आप देखो C डबल बॉन्ड CH2OH+। तो जो 44 पीक इंडिकेट कर रहा है, 44 पीक वो किसकी वजह से है, इस कंपाउंड की वजह से। तो ये जो कंपाउंड है इसका फ्रेगमेंटेशन बहुत इजी हो जाता है और रीअरेंज हो जाता है अगर कंपाउंड एल्डिहाइड है और उसके अंदर गामा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं ब्यूटेनॉल कंटेन अ गामा हाइड्रोजन एटम, द MC लेफर्टी rearranged ion formed in this case is shown below. This is a simple example of butanol। बुटेनॉल आप देखो
ब्यूटेनल में रीअरेंजमेंट हुआ, ये हाइड्रोजन ये बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये कंपाउंड कैसे फॉर्म हो रहा है आप देखो, ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से अटैच होगी और ये जो सी डबल बॉन्ड ओ का जो पाई बॉन्ड है वो कहाँ जाएगा, CH2 के पास आ जाएगा। सो ऑन रीअरेंजिंग दिस कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू C डबल बॉन्ड CH2 HOH plus CH2 double bond CH2. So this is a ethene is the neutral molecule. तो ब्यूटेनॉल से दो कंपाउंड बने, एक तो M/E44 वाला कंपाउंड, ठीक है, जिसमें 24 टू कार्बन है, तो दो कार्बन का मास हुआ 24 प्लस हाइड्रोजन कितनी है 2 3 4 28 और बाकी जो एटॉमिक मास कितना हुआ इसका ऑक्सीजन का 16। तो दिस इज द रीअरेंज्ड आयन। नेक्स्ट सेकंड फ्रेगमेंट इज ईथीन। ईथीन आप देखिए ईथीन का M/E कितना होगा, कार्बन 12 प्लस 12 24 प्लस 2 26 और इसका H2 इधर है, तो आप देखेंगे 28। तो 28 पर जो पीक आ रही है वो हो गई ईथीन की वजह से, और जो रीअरेंज्ड आयन की वजह से जो पीक है वो M/E44 की वजह से। So similarly, a large number of organic compound, that is ketones, amines, alcohol, esters, acids, which contain a gamma hydrogen atom, forms a MC-Lafferty rearranged ion. Okay? तो इस तरह से जो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर बेसिकली ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, जैसे कि कीटोन है, अमाइंस है, एल्कोहल है, एस्टर है, एसिड है, जिसके पास गामा हाइड्रोजन एटम है, वो MC-Lafferty rearranged आयन देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अननोन कंपाउंड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम वेरियस फ्रेगमेंट आयन एंड ऑल्सो द पेरेंट आयन ऑफ द मास स्पेक्ट्रम। और देखिए आप और एग्जाम्पल है, मोर एग्जाम्पल ऑफ MC-Lafferty rearranged आयन, इसके अंदर सिंपल पेंटीन है, वन पेंटीन में जो फ्रेगमेंट ईथीन अलग हो रहा है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और M/E42 पर जो पीक आ रही है दिस इज ड्यू टू रीअरेंजमेंट। तो जहाँ भी डबल बॉन्ड का रीअरेंजमेंट हो रहा है या हम कह सकते हैं कि गामा हाइड्रोजन एटम, डबल बॉन्ड नहीं बोलेंगे हम इसको बोलेंगे गामा हाइड्रोजन एटम, अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन एटम रीअरेंज हो रही है और डबल बॉन्ड की पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, तो इस तरह के रीअरेंजमेंट को हम बोलते हैं MC-Lafferty रीअरेंजमेंट। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस, तो बेंजीन से ग्रुप अटैच है 1 2 3 4, इसमें भी आप देखो गामा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, दिस इज द अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन एटम प्लस C डबल बॉन्ड O, इसमें हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो रही है और पाई बॉन्ड भी शिफ्ट हो रहा है इसके साथ साथ, तो आपको ईथीन फॉर्म हो रहा है प्लस MC-Lafferty रीअरेंज्ड आयन एट M/E58। तो सिर्फ M/E44 जो मास आ रहा है इट इज ओनली ड्यू टू एल्डिहाइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड के साथ साथ और भी कंपाउंड्स जो हैं, सिंपल पेंटीन एंड कंपाउंड कंटेनिंग एस्टर्स एसिड्स, ये भी जो है वो गामा हाइड्रोजन एटम रीअरेंज्ड आयन फॉर्म कर रहे हैं। So you can see the structural requirement for this rearrangement is a side chain containing at least 3 carbon atom, the last bearing a hydrogen atom and a double bond which may be a carbonyl group, an olefinic double bond or an aromatic system। तो आपने जो 2-3 एग्जाम्पल डिस्कस किए उससे क्या आपने अनुमान लगाया कि जरूरी नहीं है कि एल्डिहाइड हो, हमारी जो मेन या मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि कम से कम 3 कार्बन एटम हो, लास्ट वाला जो कार्बन एटम है उसके पास हाइड्रोजन एटम हो, और जो शुरू फर्स्ट और सेकंड वाला कार्बन है उसके पास डबल बॉन्ड हो, ठीक है। कई बार कार्बोनाइल कंपाउंड एंड इन सम केसेस ऑलिफिनिक मींस डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड भी ये MC-Lafferty रीअरेंज्ड आयन पीक देते हैं। N-propyl benzene shows a MC-Lafferty rearranged ion peak in a large abundance at M/E92। जब हमने मास स्पेक्ट्रम इसका लिया एन प्रोपाइल बेंजीन का, तो M/E92 पर जो लार्ज काफ़ी इंटेंसिटी वाली पीक मिली, एंड दिस पीक इज ड्यू टू रीअरेंजमेंट।
Lafferty rearrangement is also reported in certain ketones. The second hydrogen atom originate exclusively from the gamma position. A secondary hydrogen is preferred to a primary hydrogen atom in this process. The mechanism involved, आप देखें इस केस में कीटोन कंपाउंड है, कीटोन कंपाउंड इस तरह का है कि इसमें भी थ्री, इसके जो कार्बन है जिसपे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ 3 कार्बन है, दूसरी तरफ है अच्छा, इट इज़ अ सिमेट्रिकल कंपाउंड, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम है, सो इट इज सिमेट्रिकली अरेंज। इस केस में जो गामा हाइड्रोजन एटम है ना, इसका या ये इसका किसी का भी ले लीजिए क्योंकि सिमेट्रिकल है कंपाउंड, 3 कार्बन इधर है 3 कार्बन इधर है, तो गामा हाइड्रोजन एटम का रीअरेंजमेंट होता है और इस तरह से जो रीअरेंज्ड आयन मिलता है जो इनोलिक फॉर्म में होता है, वापस इसका डिकम्पोजिशन होता है इस वाले कंपाउंड का और CH2 डबल बॉन्ड CH2 फ्रेगमेंट मिलता है और ये MR आयन पीक मिलती है एट M/E58। सो दिस इज ऑल अबाउट किस तरह से हम जो है रीअरेंज्ड आयन पीक हमें मिलती है। तो ये M/E वैल्यू जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट स्टेट चेंज कंपाउंड के फ्रेगमेंटेशन टूटने की वजह से हो, कई बार कंपाउंड के रीअरेंजमेंट के बेसिस पर भी कुछ जो है पीक का डिफरेंस आ जाता है। और जनरली जो पीक होती है ये रीअरेंज्ड पीक कौन सी होती है, MC लैफर्टी रीअरेंज्ड पीक।